तो आप सबका स्वागत है असिस्टेंट योग टीचर्स प्रोग्राम जो पतंजलि की ओर से हर वर्ष और शायद वर्ष में 2 बार कई जगह चलाया जाता है और लाखों बच्चे इससे तैयार हुए हैं, वो हमने भी देखा है। और इसके साथ मैं डॉक्टर राजेश चंद्र चौड़ा और यहाँ पे आरोग्य भारती की ओर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब। तो मेरा निवेदन है कि क्योंकि आरोग्य भारती की बात है तो 3 बार प्रणव का उच्चारण तो करवा दिया वर्मा जी ने। एक भगवान धन्वंतरी की एक वंदन है, छोटा सा मैं पढ़ता हूं उसको, आप केवल सुनिए। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मं लोके जरारुक् भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविध औषधीनां न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। इसका संक्षेप में अर्थ है कि भगवान धन्वंतरी की हम पूजा करते हैं, जो सभी देव उन और असुर उनको पूजते हैं, और भय और मृत्यु का नाश करने वाले और जरा का नाश करने वाले इस संसार के अंदर, और विविध औषधियों को हमें प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी को हम नमन करते हैं। और हम ये कहते हैं उनसे, ना तो हम कामये राज्यम, ना तो मुझे कामना है कोई, ना मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है, ना दोबारा उत्पन्न होने की कामना है, ना पुनर्भवम। कामये दुख तप्ता नाम, जो मनुष्य किसी दुख से संतप्त है, जो भी प्राणी संतप्त है, उनके आर्त रोगों का मैं नाश करूं, ऐसी मेरी भगवान धन्वंतरी से निवेदन है। अब हम आते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। एक बार बताएंगे कि स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। सब लोग अपने अपने, केवल जो भी संचालक आपके यहाँ हैं वो माइक अपना चालू रखेंगे, बाकी सब म्यूट करें। और कभी कोई बात हो तो हाथ रेज करके अंत में और तब माइक चालू करें, नहीं तो डिस्टरबेंस आती है। तो पतंजलि की ओर से जो एक आज असिस्टेंट योग टीचर्स सह योग शिक्षक प्रोग्राम ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने आरोग्य भारती के वाइस प्रेसिडेंट को मौका दिया इसमें बोलने का। ये दोनों ही संस्थाएं, पतंजलि और आरोग्य भारती, प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर काम करती है और यही हमारा ध्येय है। आरोग्य भारती के अंदर हम किसी भी प्रकार की जो अपनी कह सकते हैं कि मेडिसिन की तरह तरह के सिस्टम्स है, सभी रिकॉग्नाइज सिस्टम जो भारत के अंदर है उनको हम साथ लेके चलते हैं। किसी से कोई मनमुटाव नहीं, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करता है। प्रिवेंटिव हेल्थ पे पतंजलि ने भी बहुत बड़ा काम किया है और आरोग्य भारती के लगभग 27 आयाम है, डायमेंशंस, कैटेगरीज ऑफ वर्क, और 90% जिलों में भारत में आज ये विद्यमान है। तो अच्छा है, जो अच्छी संगठन साथ में आते हैं तो मनुष्य मात्र को भी लाभ होता है और हम जैसे लोगों को भी लाभ होता है। हमें नॉलेज मिलती है, समस्याएं पता चलती है, एक दूसरे से विचार विमर्श होता है। तो हम आज का जो टॉपिक है मधुमेह, आपके कोर्स में जैसे वर्मा जी ने बताया था, जो भी फिजियोलॉजी क्रिया शरीर के कोर्सेज हैं उसमें मधुमेह का भी जिक्र आता है। देखिए, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि हम जो भी वक्तव्य दे रहे हैं इसको हम एक प्राइमरी दृष्टि से, क्योंकि अभ्यर्थी जो भी है वो सभी डॉक्टर नहीं है, कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो तो अपने कोर्स में पढ़ के ही आते हैं। सभी जन सामान्य जो योग प्राणायाम सीख रहे हैं उसके टीचर बनने जा रहे हैं, एक उनको नॉलेज होनी चाहिए कि मधुमेह क्यों होता है, कैसे होता है, क्या निवारण है। तो इसमें हम दोनों एंगल लेंगे। मॉडर्न भी इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यह आज के संसार में सर्वव्यापक है, ये चिकित्सा भी लोग लेते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन मधुमेह के रोगी रुक क्यों नहीं रहे, या किसी भी रोग के रोगी रुक क्यों नहीं रहे? पहले भी मैंने कहा था, बहुत सारे पीजीआई बन गए, बहुत सारे एम्स बन गए, हजारों हॉस्पिटल बन गए,
सैकड़ों और लाखों की संख्या में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है हमारे देश में। बड़ा सुदृढ़ हमारा सिस्टम है हमारे देश का। मेरे को एक बार मौका मिला था इंग्लैंड का सिस्टम देखने का। मैं कह सकता हूं इंग्लैंड हमारे भारत की बराबरी नहीं कर सकता स्वास्थ्य के सिस्टम के अंदर, इतने बड़े देश में। वो तो 1/10 भी नहीं है शायद हमारे देश का, या कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, 1/8 होगा, वटेवर। तो ये क्यों बढ़ते हैं रोग, बढ़ते क्यों जा रहे हैं? चिकित्सा भी गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, एनजीओज भी है, फिर क्यों नहीं कम हो रहा? इसकी बात आगे आएगी। पतंजलि भी इस पे काम करता है, आरोग्य भारती भी काम करती है, बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी काम करता है। तो कमी कहाँ है, गैप कहाँ, उस पर बात करेंगे हम। तो इसको हम एक बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ताकि कोई भी ये ना समझे कि एक्सपर्ट ओपिनियन कोई मिल गया तो उसकी तरह से हम चिकित्सा कर लें। कभी भी चिकित्सा का प्रयास ना करें जो लोग ऑथोराइज नहीं है। चिकित्सा केवल अपने वैद्य, अपने डॉक्टर, या जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, किसी भी सिस्टम का डॉक्टर हो, उससे सलाह के बाद ही करें। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसके लिए पतंजलि दिन रात काम करता है, आरोग्य भारती भी दिन रात काम करती है। और हमारे बीच काफी वरिष्ठ आहूजा जी वगैरह हैं, मैं इनको जानता हूँ। ये तो शायद मुझे शक्ल से जानते हो तो पता नहीं। मैं जब पतंजलि में लगातार जाता था कुछ वर्षों तक, तो इनसे मुलाकातें हुई थी मेरी। तो ये सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे स्वस्थ रहे शरीर। तो डायबिटीज है क्या? डायबिटीज मेलाइटिस, हेलो कोई जी, डायबिटीज मेलाइटिस है क्या? डायबिटीज प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से कफ डिसऑर्डर है, वात पित्त कफ। हम मुख्य रूप से आयुर्वेद की बात करेंगे, जो योग और प्राणायाम से भी सामंजस्य इसका रहता है। लेकिन हम एंगल देखेंगे मॉडर्न भी इसके साथ, ताकि कहीं भी डिस्कशन करना, कहीं कोई आपने लेक्चर अटेंड करना, कहीं और कई सम्मेलनों में जाना, तो आपको पता रहना चाहिए। अग्नि फंक्शन इसमें डिमिनिश हो जाता है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी की जो अग्नि है वो डिमिनिश हो जाए, मंद पड़ जाए, धीमी हो जाए, तो कफ का डिसऑर्डर आमतौर पे बढ़ जाते हैं आमतौर पे। और डायबिटीज की हम बात स्पेशल करते हैं, डायबिटीज में भी एक मुख्य कारण ये है। और इससे होता क्या है, दिस लीड्स टू लो मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी। बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है और शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यह तो इसका एक प्राइमरी रीजन दिया मैंने आपको। अब मधुमेह का, जी ओके, जी जस्ट अ मिनट। अभी आया कुछ? अभी आया? हो रही है जी? जी नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। दिस इज, ये मैं एक बार इनको बता दूं फेसबुक वालों को, अदर एंड की आवाज नहीं आ रही, तो कृपया इसको अपने तक सीमित रखें। गैस लगाएं और जो मैं बात कर रहा हूं उसको ग्रहण करें। ये मेरे जितने भी मित्र और बंधु पब्लिक देख रही है फेसबुक पे, उनके लिए संदेश है, इधर की आवाज उधर नहीं आती। तो मधुमेह मैंने आपको बताया कि कफ डिसऑर्डर है, अग्नि फंक्शन इसमें मंद हो जाता है बॉडी का, जठराग्नि जिसको कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का है वो लो हो जाता है, और उसके कारण शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जठराग्नि का मंद होना। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही होगी।
जी हाँ जी, ठीक है, ओके। तो डायबिटी मेलाइटिस का अर्थ क्या है संस्कृत के अंदर? मधुमेह है। मधु का अर्थ है स्वीट, मीठा, और मेह का अर्थ है या तो फ्लो होना, जैसे मेघ बरसते हैं, या यूरिनेशन को भी बोलते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ लिया गया है। तो मधुमेह, जो स्वीट वर्षा या स्वीट यूरिनेशन करे, ये देखिए, ये आजकल ये हजारों वर्ष पूर्व लिखे हुए ग्रंथ कह रहे हैं। ये केवल हमने तो इसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश या हिंदी में, तो संस्कृत में मूल रूप से लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि लक्षण पहले से ही पता है। बहुत सारे गैप आए बीच में, कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों के, जिसकी वजह से तारतम्य टूट गया, लेकिन वापस संस्थाएं रिगेन कर रही हैं, भारत सरकार भी कर रहा है, हम सब लोग कर रहे हैं इस दिशा में। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है डायबिटीज के लिए? मॉडर्न व्यू ये बहुत जरूरी है समझना। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज लोअर्स ब्लड ग्लूकोज। ये सभी जानते हैं कि इंसुलिन कम हो गई बॉडी के अंदर, ये जो पैंक्रियाज अग्नाशय जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रोड्यूस होती है तो ग्लूकोज खर्च होता रहता है, वो प्रोड्यूस ना हो तो ग्लूकोज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उससे फिर मोटापा भी बढ़ता, अन्य कई रोग भी बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है एब्सेंस और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया। इससे डायबिटीज एक कारण बनता है बहुत बड़ा। आयुर्वेदिक व्यू क्या है? ये आपके बहुत बड़े काम की चीज है, लेकिन मॉडर्न भी पता होना चाहिए। कोई भी पैथी बुरी नहीं है अपने आप में, मैं हर बार कहता हूं, हमें सबको साथ मिलकर ही चलना होगा। अभी तो भारत सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। आरोग्य भारती का अंडर भी एक मिशन है, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। जो बेस्ट है हर पैथी के वो ग्रहण किए जाए, तभी तारतम्य बैठेगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ धातु क्षय कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ वाता पित्त एंड कफा। धातु क्षय है ये एक तरह का। वो होता क्यों है? वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। पिछले पीसीओडी के बारे में भी हमने बात की थी, तो यही बात आई थी कि वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ता है। तो यह मुख्य रूप से आयुर्वेद के आधार स्तंभ है ये सिद्धांत जो है। फिर मंदाग्नि कॉज करता है, मंदाग्नि पैदा होती है जो पहले बताया। उससे एक्यूमुलेशन ऑफ आम, मैंने कहा था कफ और आम लगभग एक ही कैटेगरी के पदार्थ है। आम विशेष ऑर्गन्स की वजह से उत्पन्न होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, और कफ व्यापक रूप से पैदा होता है। वो आम बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, जैसे आपने आम बात सुना होगा, और भी आम के कारण स्लगिशनेस, लेजीनेस, बहुत सारी वस्तुएं, कफ का दूषित रूप है ये। टाइप्स ऑफ मधुमेह, ये मधुमेह को प्रमेह कैटेगरी के अंदर गत लिया गया आयुर्वेद के अंदर। 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए मुख्य रूप से, उसमें मधुमेह भी एक आता है। एक तो मान लीजिए सहज प्रमेह। सहज प्रमेह क्या है? इसको आप टाइप 1 डायबिटीज से कंपेयर कर सकते हैं। आपने सुना होगा टाइप 2 डायबिटीज, वो व्यापक है। टाइप 1 होता कि इंसुलिन बनता ही नहीं शरीर के अंदर, पैदा ही नहीं होता, उसके सेल्स ही नहीं है, जन्मजात भी होता है ये, या कभी कभी 8-10 साल के बच्चों तक आते आते भी हो जाता है, और बहुत रेयर आके एडल्ट्स में मिलता है। कॉन्जेनिटल हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत होता है ये। ऑफन इन चाइल्डहुड, अक्सर ये बच्चों में मिलता है, पैदा होते बच्चों में भी होता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स शुक्र एंड शोणित, शुक्र और शोणित का संयोग, शुक्र और रज, माँ और बाप के संयोग से जब बच्चा फर्टिलाइज होता है, अंडा फर्टिलाइज होता है शुक्र और शोणित के संयोग से, तो वहां से पेरेंट्स से ये ट्रांसमिट होता है। जरूरी नहीं है उस वक्त पेरेंट्स में, ज्यादातर केसेस में डीएम होता है डायबिटीज, लेकिन यह कारण उपस्थित हो उस समय, ऐसे कुछ साल बाद होना हो, तो उस समय आप देखिए कि कितने हमारे देश के अंदर संस्कार बनाए गए हैं। रिवाजों में भी आता है कि कंसेप्शन से पहले, कंसेप्शन के वक्त, कंसेप्शन कब होना है, कब क्या किया जाए, सभी रीति रिवाज और सबके निर्धारण है। चिकित्सा से पूर्व के जो कर्म है, चिकित्सा तो तब होती जब आतुरता आ जाए, रोग आ जाए, तो वहां का वर्णन भी है।
कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय पेरेंट्स के अंदर से ये वंशानुगत आ सकता है। इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है? टाइप 1 बड़ी मुश्किल से, एलोपैथी में तो ठीक होता ही नहीं है। अब मैंने सुना है कि पैंक्रियाज या कोई सेल्स वगैरह इम्प्लांट करने लग पड़े, वो एक एडवांस लेवल की, जिसके बारे हम भी ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, सुपर स्पेशलिस्ट लोगों का काम है, अभी बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है वो। इसकी मैनेजमेंट आयुर्वेद की दृष्टि से होती है क्लिनजिंग थेरेपीज, जो पंचकर्म आप कराते हैं, शोधन चिकित्सा कराते हैं, फिर पैलिएटिव केयर है जिसको शमन चिकित्सा कराते हैं, डाइटरी और लाइफस्टाइल, आहार विहार हम कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और जो भी बाबा रामदेव के कैंप्स में जाते हैं, वहां पे 8-10 दिन रहते हैं, वो तो सब जानते ही होंगे। ये सब चीजें वहां करवाई जाती हैं, शोधन, शमन, आहार विहार, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें टाइप 1 मधुमेह अगर किसी को हो गया है सहज पर में, तो उसको भी हटाने में ये कार्य करती है। दूसरे नंबर पे इसको हमने उल्टा लिखा है, वात पित्त कफ नहीं लिखा, कफ पित्त वात लिखा है, क्योंकि कफज प्रमेह जिसको ओबेसिटी भी आ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है, ये मोस्ट कॉमन टाइप माना गया। और हमारे देश में तो अब ये राजधानी बन रहा है हमारा देश धीरे धीरे, प्रमेह की भी, हार्ट की भी। ये हम लोगों ने भुला दिया अपनी संस्कृति, योग भी एक्सरसाइज तक सीमित कर लिया। अरे योग तो अष्टांग योग आप लोग सब जानते हैं, इतनी जबरदस्त चीज है कि हम लोग ही नहीं पूरा कर सकते, लेकिन कम से कम मन के अंदर हो तो उसको जरूर करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है कफज प्रमेह। इसमें कफ का एग्रेवेशन होता है, आधिक्य हो जाता है, और ये मैनेजेबल है, साध्य रोग है, ये साध्य रोगों की श्रेणी में आता है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। पित्तज प्रमेह, इम्बैलेंस पित्त, पित्त जब इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो इससे मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया कि कुछ कम मात्रा में डायबिटीज की शुगर बढ़ती है। इसमें थ्रस्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। बर्निंग सेंसेशन है बॉडी के अंदर, संतापा कर्पाद्यो जैसे बुखार में होता है, इसमें भी हो सकता है, हाथ में और पैरों में बर्निंग, और भी कई बातें हो सकती। इन्फ्लामेशन बॉडी में होती, कई अंगों में होती है, जनरल इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, और ये ट्रीटेबल माना गया इसको, पैलिएटिव शमन चिकित्सा हो जाती है इसकी। और ये याप्य है, याप्य का अर्थ है दवाई देते रहो, उपाय करते रहो, ठीक होता रहेगा, फिर खराब हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड याप्य, आयुर्वेद में याप्य। अब आता है वातज प्रमेह, ये थोड़ा सा कठिन है, टर्मिनल भी बोलते हैं इसको, टर्मिनल इंग्लिश में अपना आधुनिक चिकित्सा में। अब यहाँ कोई आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर बैठे होंगे तो बाद में हमें गाइड करें, वो एक्सपर्ट है इसके बारे में, तो इसके बारे में और भी ज्यादा बता सकते हैं। हम एक प्राइमरी नॉलेज के तौर पे बता रहे हैं आपको। इसमें लॉस ऑफ वेट, जनरल वीकनेस और फटीग, थके थके से रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट का लॉस होता है इसमें। टाइप 1 जैसे मैंने बताया था आमतौर पे बच्चों में होता है, वंशानुगत भी होता है, बाद कईयों को बाद में भी हो जाता है, लेकिन बहुत व्यापक नहीं मिलता। टाइप 2 बहुत व्यापक मिलता है। यदि हम केवल आधुनिक गोलियां ही खाते रहे तो कफज डायबिटीज मिलाइटिस भी जल्दी से ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको आहार विहार, लाइफस्टाइल, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, भाग दौड़ जो भी है करना ही होगा। पीसीओडी में यही बताया था, हमारे तो सिद्धांत ही यही है, इससे अलावा हमारे पास है क्या? क्या हम ईमानदारी से सिद्धांतों को मानते हैं? नहीं मानते, तो भैया भुगत रहे हैं बहुत सारे लोग। अभी हमारे एक मित्र का फोन आया था पीसीओडी की स्लाइड के बाद, वो इस पे शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने फेसबुक पे देखा, लाइव मैंने कर दिया था, तो उन्होंने बताया मेरे को कि उनको भी डायबिटीज हो गई थी और इंसुलिन की नौबत आ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने योग प्राणायाम कुछ टाइम से करना शुरू किया तो उनको उनके सारे इंसुलिन वगैरह छूट गई। इसमें हम कोई अहंकारवश नहीं बोल रहे, ये बात प्रमाण है, आपके आसपास भी बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। और हम तो कहते हैं कि एलोपैथी, आयुर्वेद, दूसरे सोवा रिक्बा एक पैथी है जो तिब्बतन पैथी है, उसको भी रिकॉग्निशन दे दिया भारत सरकार ने। ये सभी को, यूनानी चिकित्सा है,
दूसरी कई मान्यता प्राप्त जो भी चिकित्सा है, साथ मिलकर चलना चाहिए इन सबको, कोई इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी के साथ। तो ये डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, असाध्य माना गया है इसको। अब साइंस एंड सिम्टम्स, अब इसके बाद एक कॉमन व्यू लेंगे। देखिए, किसी को भी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ अपनी जगह, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को झंझनाहट हो रही है, तकलीफ तो वो बताएगा। अब वो मॉडर्न साइंस वाले कुछ वक्तव्य देते हैं, वो कुछ, वो बात एक ही कहते हैं सभी, लेकिन भाषा का फर्क है। जैसे पितृ बोलते हैं हम लोग संस्कृत में, पिता बोल देते हैं, बाप बोल देते हैं, फादर बोल देते हैं, अब्बा बोल देते हैं, बात तो एक ही है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो साइन एंड सिम्टम वो कॉमन ही है। उसमें जैसे ये फोटो अगर आपको दिख रही है, हंगरी फील करता है, हेड की, एक किसी ने ऐसे ग्राफिक सा बनाया हुआ है, मैंने ये एजुकेशन की दृष्टि से ले लिया है। और स्वीटी सा फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, डिजीनेस आती है, शेकी, कंपन होता है, ग्रम्पी, चिड़चिड़ाहट होती है। पॉलीडिप्सिया, ये एलोपैथी के अंदर जो पढ़ाई होती है उसके अंदर बताया जाता है। इसको हम अधिक पिपासा या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। इंक्रीज थ्रस्ट होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीफेजिया, बार बार खाने की इच्छा होती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, पता नहीं भाई वेट लॉस क्यों हो गया। बहुत से केसेस में तो बढ़ता भी है वेट, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड भी होता है कई बार वेट लॉस। प्रेजेंस, क्योंकि धातु क्षय बताया ना आपको, धातु क्षय होगा तो वेट लॉस भी होगा। प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन, यूरिन टेस्ट कराते हैं, कीटोन बॉडीज का टेस्ट कराया जाता है, आधुनिक हॉस्पिटल में जाओ। ये जांचें करानी चाहिए, इसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच कराने से इसमें एलोपैथी साइंस बहुत आगे है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जांच कराओ, लाइफस्टाइल बदलो, कहीं नहीं ठीक हो रहा तो उसको जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो मसल का ब्रेकडाउन, जब जो मैंने धातु क्षय बताया, इसमें साफ लिखा है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स एंड फैट दैट हैपन्स व्हेन देयर इज नॉट एनफ अवेलेबल इंसुलिन। इंसुलिन कम हो गया तो मसल लॉस भी हुआ, तो शुगर बढ़ना शुरू हो गया, फटीग आना शुरू हो जाएगा, थका थका सा रहता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट आनी शुरू हो जाएगी। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिड़चिड़ाहट आएगी। कभी घरवाली से लड़ेंगे, कभी बच्चों से लड़ेंगे, कभी घरवाली पति से लड़ेगी, मतलब सबका बैलेंस बराबर है। टाइप्स ऑफ मधुमेह पहले भी मैंने जिक्र किया, दोबारा से इसको रिपीट कर लें ताकि आप लोग नोट कर लें जिसने करना है। टाइप 1 और टाइप 2। आजकल एक और भी इसमें कैटेगरी जोड़ी गई है, वो एक्सपर्ट लोग शायद टाइप 1.5 ऐसे कुछ है, मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग खोज कर सकते हैं अपने आप। टाइप 1 डायबिटीज, जब बिकॉज ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, पैंक्रियास जो आपको दिखाया था, बीटा सेल्स, वो डैमेज हो जाते हैं या होते ही नहीं, बचपन से ही, पैदा होने से ही, या बाद में डैमेज होते हैं। टाइप 2 है एडल्ट ऑनसेट, ये एडल्ट जब होता है उस समय पैदा होती है आमतौर पे। पैंक्रियास इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन इतना नहीं बनाता कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, या बनाता भी होगा तो उसका कहीं पे अब्जॉर्प्शन या कोई और प्रॉब्लम है। तो आमतौर पे माना जाता है इंसुलिन ज्यादा नहीं बन रहा, और बन रहा किसी वजह से तो वो कार्य नहीं कर रहा, वो फिर जांच के विषय आ जाते हैं, पर उसका कारण यही है। क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज। अब लोग बोलते हैं जी चलो हो रही है डायबिटीज, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ना तो प्रॉपर व्यायाम करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, ना पथ्य परहेज करेंगे, समोसे भी रगड़ रहे हैं, टिक्कियां गोलगप्पे सब खा रहे हैं, तो भाई फिर उनको संभावनाएं बढ़ जाती है। मैक्रोवास्कुलर एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मतलब हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉक होकर डैमेज हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। रीनल वास्कुलर इनसफिशिएंसी हो जाती है, आपकी किडनी की जो वास्कुलर नालियां हैं, इनसफिशिएंसी। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी भी होती है, न्यूरोपैथी भी होती है।
ये तीसरे नंबर चौथे पे लिखा है न्यूरोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो किडनी को इफेक्ट करती है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी है नर्व्स को इफेक्ट करती है। डिसलाइपिडीमिया कि उसका असंतुलन हो जाता है। कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है अपनी बॉडी में, कोई लो डेंसिटी है कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स जिसको बोलते हैं, कोई हाई डेंसिटी है, कोई ट्राइग्लिसराइड, किस रेशो में होना चाहिए वो सब डगमगा जाती है। तो उससे भी हमारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब देखिए स्किन इन्फेक्शन में आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इचिंग इत्यादि जो होती है या कोई और वजहें हैं, बिना कफेन ना कंडू। कफ बढ़ता है तो कंडू पैदा होता है, इचिंग पैदा होती है। अब कोई बोलेगा अभी कफ की वजह से क्यों होती इचिंग, आप पढ़िए माधव निदान पढ़िए, चरक शास्त्र पढ़िए, पतंजलि की बुक्स आती है उसको पढ़िए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेप्थ है आयुर्वेद के अंदर, और मॉडर्न भी उस राह में निवारण खोज रहा है। मेरा बार बार आग्रह है कि सभी दृष्टि से मिलकर चलने की जरूरत है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये थोड़ी सी मैंने प्रसंगवश लिख दिया, इसकी जरूरत आपको शायद ज्यादा ना पड़े, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है PA1, वो इंक्रीज हो जाता बॉडी में। तो जांच में पता चलता है जिसका PA1 अगर बढ़ा हुआ है तो उसको डायबिटीज तो श्योर है ही है। PA1 से कॉम्प्लिकेशन क्या है, फाइब्रिनोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट बनते हैं ना बॉडी में स्वाभाविक रूप से या किसी और वजह से, उसको तोड़ने के लिए PA1 जो तो टूटना चाहिए, फाइब्रिनोलाइसिस जिसको बोलते हैं, वो टूटना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, थक्के जगह जगह जम जाएंगे। कभी किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को ब्रेन में ब्लड रुक जाएगा, होते ही स्ट्रोक देखा आपने, होता हार्ट का भी देखा, ब्रेन का भी देखा है, किसी की टांग के अंदर ब्लॉक आ जाता है। तो PA1 बढ़ने से ये क्लॉट्स हैं ये टूटते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, आमतौर पे पता नहीं है किसी को, आम लोगों को नहीं पता। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आपके आसपास जो एलोपैथी के सिद्धस्त डॉक्टर होंगे वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं PA1 बढ़ने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत खराब चीज है। प्रोकोएगुलेंट, ये प्रोकोएगुलेंट का काम करता है, मतलब प्रमोट्स द क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट देखिए ब्लीडिंग होती तो क्लॉट स्वाभाविक रूप से बनना चाहिए, लेकिन जब बॉडी में अपने आप ही क्लॉट बनने लग पड़े तो क्या होगा, अटैक ही आएंगे ना फिर, और क्या होगा। तो ये डायबिटीज के अंदर ये कंडीशन पैदा होती है। यूं नहीं चाहिए डायबिटीज है, चीनी तो बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी गलती ही नहीं, मूर्खता करते हैं लोग बहुत सारे। ये मैंने दिखाया आपको, कोई भी स्ट्रोक हो आमतौर पे यही होता है। ये एक आर्टरी दिखाई हुई है, ये नॉर्मल आर्टरी दिखाई है, अगर एरो दिख रहा है आपको, मोबाइल पे शायद नहीं दिख रहा होगा, और दूसरी में कोलेस्ट्रॉल या कोई भी लिपिड बढ़ा हुआ है, या कोई कोएगुलेशन की वजह से स्थिरता आ जाती है तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट आ जाते हैं। तो ये एक अलग विषय हो जाता है, बहुत विस्तार हो जाएगा उसका। फिर ये जब प्रमोट्स क्लॉट फॉर्मेशन PA1 जब करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बढ़ा क्यों, डायबिटीज की वजह से। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ये प्लाक बना हुआ है, प्लेक भी बोल देते, प्लाक भी बोल देते हैं इसको। इससे ये जो नाड़ियां हार्ड भी हो जाती है और संकुचित हो जाती हैं, फिर उसमें से ब्लड ही नहीं पास होगा, रुक भी जाएंगे, ब्लड पास भी कम होगा, या ब्रेन में चक्कर आएंगे, या हार्ट कोई ना कोई करेगा कबाड़ा। ये आप मान के चलो, डायबिटीज को इतने हल्के से मत लीजिए। मधुमेह की प्रिवेंशन कैसे करें, ये अपने काम की बात है, सबके काम की। आयुर्वेद का क्या प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मॉडर्न भी मानते हैं, सभी साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रिवेंशन करो भैया किसी भी रोग की, क्योर करने की बजाय, गोलियां खाने की बजाय प्रिवेंशन करो। अभी वो अलग बात है, पूरी दुनिया में छत्र छाया ऐसे देशों की है कि जो कुरीतियों को जन्म देते हैं। जो एलोपैथी इंडस्ट्री है
इसमें से इतनी बातें छुपाई जाती है। अमेरिका भारत में तो पता ही नहीं लगती, या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर उनको ही पता लगती है, कोई आते तो पब्लिश नहीं होती। तो क्योर करने की जरूरत तब पड़ती है जब आदमी प्रिवेंशन नहीं करे अपनी, या कोई एक्सीडेंटल रीजन हो जाते हैं, ट्रोमेटिक रीजन होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन ट्रोमेटिक डिसीजेज 70% है भारत के अंदर, वर्ल्ड में भी बढ़ रही है, भारत वर्ल्ड में भी है। तो ट्रॉमा, चोट लगना और एक्सीडेंटल, ये लगभग एक ही बात है। इसकी डिसीज में हमें मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ही देखना पड़ता है, और वो सिद्ध हस्त है इसके अंदर। लेकिन 70% प्रिवेंटेबल है, ये मान के चलो आप। जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उसमें भी एलोपैथी कुछ हद तक कामयाब है एंटीबायोटिक्स की वजह से, लेकिन अब वो भी नीरस हो रहे हैं धीरे धीरे। उसका कारण है कि अनाप शनाप प्रयोग इसका अंधाधुंध चल पड़ा। अब एक पहलवान से आप कभी कोई मार खाता रहे ना, तो उसको बड़े पहलवान की जरूरत पड़ती है, फिर वो छोटे पहलवान की तो मार सहन हो जाती है। एंटीबायोटिक्स का भी यही हाल है इतने टाइम से। और कुछ ऐसे ऐसे बिना लाइसेंस के डॉक्टर भी बैठे जो अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, वो धीरे धीरे शरीर का सत्यानाश कर देता है, अंदर की अंदरूनी शक्ति खत्म हो जाती है, और एंटीबायोटिक भी काम नहीं करते। तो भैया सबसे बढ़िया प्रिवेंशन करो, और मधुमेह के संदर्भ में तो अवश्य करना ही है। और आयुर्वेद में बहुत कुछ है प्रिवेंशन के लिए। डेली एंड सीजनल रेजिमेंट्स है, आपकी जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं, दैनिक चर्या, दिनचर्या जिसको कहते हैं, सीजनल है, ऋतुचर्या है, हेल्थी फूड्स है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए, ये सारे आयुर्वेद में आते हैं। योग है, एक्सरसाइज भी है। लेकिन योगा को खाली एक्सरसाइज मानना, इससे मुझे कष्ट होता है थोड़ा। हम भी यही करते हैं, योग के आसन कर लिया भाई हो गई एक्सरसाइज। नहीं, योग तो बहुत कुछ है। मन का संतुलन बनता है, विचार तब्दील हो जाते हैं। मैं खुद जानता हूं इस बात को। मैंने 2 साल लगातार सर्दी गर्मी बरसात में लोहगढ़ जीरकपुर में जाके योग टीम के साथ, ये सिलसिला टूटा था कोविड आने के बाद। फिर उसके बाद वो कंपनी वहां पे तितर बितर हो गई सारी, वटएवर। लेकिन उसको उसके बाद करते रहे अपने आप, अभी भी करते हैं, इतनी रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन मैंने जो पाया कि जो मेरे उकताहट होती थी विचारों में, वो ठीक हो गई अपने आप ही। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। पंचकर्मा करवा सकते हैं आप जिसको आवश्यकता हो, और इसी तरह आयुर्वेद की कुछ शुद्ध मेडिसिन भी आती हैं। तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम की बहुत आदत है सबको, वो करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। कहते हम सब है, लेकिन 80% से ज्यादा ही खा जाते हैं सब लोग, और पंजाब में ज्यादा। हमारे आरोग्य भारती के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अशोक वार्ष्णे जी। वो पीएचडी है और बायोमेडिकल में है, या माइक्रोबायोलॉजी मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन मेडिकल साइंसेस, पैरामेडिकल साइंसेस सब जानते हैं वो, और प्रचारक भी रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 4 घंटे का गैप तो कम से कम होना चाहिए। भारत भर में घूमते, कहते जब मैं पंजाब आता हूं तो बहुत अम्यूज होता हूं, मुझे हंसी भी आती है और मैं सोचने को बाध्य होता हूं, पंजाब में हर घंटे में लोगों को खाने को कुछ चाहिए। तो एक संदेश के रूप में लीजिए इसको। बैलेंस डाइट सबको मालूम है, लेकिन करते नहीं है बहुत सारे लोग। 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सके उतना तो करें। होल ग्रेन्स खाएं, मिलेट्स खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, मिनिमम शुगर खाएं। शुगर इंडस्ट्री को ही फायदा होता है शुगर से, और किसी को फायदा नहीं होता, ये मान के चलिए। व्हाइट शुगर से केवल शुगर इंडस्ट्री को फायदा होता है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। आंखों का नुकसान, हृदय का नुकसान, ब्रेन का नुकसान, और भी बहुत सारे ऐसे हैं बड़े बड़े। उसके आप पढ़िए कभी, खुद भी मेहनत करके गूगल में लेके, लेकिन उसको टेक्स्ट बुक से जांचिए। गूगल सब कुछ नहीं है।
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, योग, वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज, ये तो कर ही सकते हो सब लोग। अब इसको यूं मत सोचना कि हमें तो डायबिटीज है नहीं, जब होगी तब देख लेंगे, ऐसे मत करिए। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए। डेली रूटीन और प्रॉपर स्लीप, नींद आना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए नींद आना और डेली रूटीन बहुत जरूरी है। ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या सब बहुत जरूरी है। इसमें पतंजलि ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें छापी हुई है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुल लिविंग। माइंडफुल लिविंग क्या है? हम वर्तमान में जिए वही माइंडफुल लिविंग है। ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आप पूजा करने बैठते हैं ना, वो भी माइंडफुल लिविंग है कुछ क्षण के लिए। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि माइंडफुल लिविंग में ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं रहता। कुछ क्षण आता होगा, गृहिणियां को कभी दूध आ रहा है, कभी सब्जी, कभी बच्चे जा रहे हैं, और पुरुषों को तनख्वाह लेने जाना है, नौकरी करने जाना है। ये सब चलता रहता है, ये चलेगा ही संसार में। जब से संसार शुरू हुआ तब से लेके जब तक चलेगा, ये सब चलेगा। अपने को इसमें समय निकालना, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आजकल बहुत जरूरी है। मधुमेह लाइन की ट्रीटमेंट लाइन क्या है? पतंजलि योगपीठ, ये आपके सबके मतलब की जरूरत है, क्योंकि क्लास पतंजलि की है। इसमें बताया जाता है, बाबा रामदेव तो इतने कर बैठा 4 बजे ही शुरू हो जाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, मंडूकासन, खीरा, करेला, टमाटो जूस, जामुन, विनेगर, आहूजा जी हैं, पांडे जी हैं, ये सब बताएंगे आपको। मैं भी सुनूंगा लास्ट में इनसे कि कुछ 2 क्षण ये भी हमें बताएं कुछ इसमें हम क्या और ऐड करें। मेडिसिन, मधुनाशनी वटी आती है, गिलोय घन वटी आती है, चंद्र प्रभा वटी, ये सामान्य रूप से मेंशन की है। लेकिन इस पर रिलाय करके स्वयं की चिकित्सा मत शुरू करिए। आप पतंजलि के वैद्यों के पास भी जा सकते हैं, या अनुभवी लोग जो हैं जो इस दृष्टि में काम करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, तब उसको मधुमेह दूर करने का साधन बनाइए। सामान्य रूप से आप ले सकते हैं, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए। आप कहीं 6 महीने खुद ही खाते रहो, पता चले कि चंद्र प्रभा की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें वटी का कोई दोष नहीं है, हमारा स्वयं का दोष होगा। ये सारी बातें आप करेंगे ऊपर से लेके 1, 2, 3, 4, 5, तो ये HbA1c आपका 6 से नीचे नीचे रखेगा। मैनी केसेस में 10, 15 भी हो जाता है लोगों का। 7, 8 तो आमतौर पर रहता ही है। 6 से कम 5, 5.5 ही रहना चाहिए। तो ये सब करते रहिए, आप देखिए, फिर 6 महीने करिए, फिर बताइए मेरे को फोन करके। आसन, प्राणायाम, ये सारे दिग्गज आपके साथ हैं, मैं क्या बताऊं। मैं तो एक छोटा सा दीपक भी नहीं, सूर्य बैठे हैं आपके सामने पतंजलि के। जो भी स्क्वीज, एब्डोमेन को स्क्वीज करती है, एब्डोमेन को भींचे, जो पेडू को, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, हल आसन है, मंडूक आसन है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति। कल किसी सज्जन ने परसों पूछा था कि किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो कपालभाति वगैरह और अनुलोम, ये जो है एग्रेसिव रूप से ना करें, सहज भाव से करें। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भाई बहन ही आपस में, नाड़ी शोधन ज्यादा स्लो है लेकिन कठिन भी, अगर आप प्रॉपर करेंगे। तो बाबा जी ने जो अनुलोम विलोम चलाया था, इसकी वजह से लाखों लोग जुड़े, नहीं तो छोड़ देते थे बीच में। ये तो प्रत्यक्षदर्शी है, मुझे मालूम है कैसे चला था, उस दिन भी बताया था मैंने। कोई इक्का दुक्का लोग जानते थे योग क्या होता है। ये 95 के बाद जो लहर आई है और आज तक कायम है, बहुत बड़ा एक साधन मिला हमारे देश को, और पूरी दुनिया के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग लकी हैं, पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं। ये मंडूकासन आप लोग सब जान ही रहे हैं, योग जो टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सभी तरह के आसन स्लाइड में इंडिकेट किया कि जो बाहर के लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलता रहे। एलोवेरा तो पतंजलि की एक मुख्य औषधि है ही है। एलोवेरा
पॉपुलर बाबा रामदेव की वजह से हुआ, मैं कह सकता हूं। लेकिन कुमारी जो इसका असली नाम है, ये युगों युगों से हमारे देश में चल रहा है। बहुत सारे रस रसायन इसके सहयोग के बिना बनते ही नहीं। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है कुमारी आसम है। ये जब से आयुर्वेद पैदा हुआ है तब से ये चल रहा है, लेकिन इसको जानता ही नहीं था कोई भी। पंजाब में कुमार गंदला बोल देते हैं, कहीं पे कुछ बोल देते हैं। तो ये धन्यवाद होना चाहिए पतंजलि योग पीठ के प्रणेताओं का कि इन्होंने इतना पॉपुलर इसको किया। और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ये ब्लूबेरी की तरह ही माना जाता है इसको। इंडियन ब्लैकबेरी जिसको जामुन बोला जाता है, बिटर मेलन, ये इंग्लिश नाम इसलिए लिखना जरूरी थे कि ये हमारी स्लाइड फॉरेन के लोग भी देखते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए अभी इंग्लिश शब्द डालना बहुत जरूरी है। सिन्नामन है, दालचीनी। अभी मैं केरल में गया था, तमिलनाडु में, उधर सिलोन से भी आती है दालचीनी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है रोगों के लिए। भारत की जो दालचीनी है वो अन्य प्रयोगों के लिए अच्छी है। तो दोनों की अपनी अपनी, भारत की स्ट्रांग है ज्यादा, वहां की थोड़ी लाइट है, लेकिन कुछ गुण जिस देश का व्यक्ति होता है, ऐसे आयुर्वेद में कहा जाए, उसी देश के व्यक्ति को वहीं की जड़ी बूटी सेवन करनी चाहिए, उसी में लाभ है। फेनुग्रीक, मेथी दाना जिसको बोलते हैं, इसी तरह अदरक है, भिंडी है, ओकरा। पहले हम तो बचपन में लेडीज फिंगर बोलते थे, आजकल पता चला कि ओकरा नाम का शब्द घुस गया अभी इस भाषा में। तो ये भिंडी, ये भी यूजफुल मानी गई है मधुमेह के अंदर, लेकिन उसकी जरूरत है बेस्ट क्वालिटी की हर्ब्स मिले और प्रेपरेशंस मिले। कोई भी कैसे भी बना के बेच रहा है तो वो सही नहीं है बात। उससे आयुर्वेद भी बदनाम होता है, वैद्य भी बदनाम होते हैं, और योग करने वाला भी बदनाम होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि प्रमाणिक जगह से ही लें। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स है, इस पे थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड होते हैं, कुछ देशों का भी अपना अपना नॉर्म होता है। पर रैंडम आमतौर पे बिलो 200 मिलीग्राम नॉर्मल लोगों में रैंडम शुगर की कभी करा लिया, एनी टाइम करा लिया। आमतौर पे खाना वाना नहीं खाया तो 100, 110 ऐसे आ सकता है, 120, 130 भी, 150 तक आता है। तो 200 आमतौर पे आंकड़ा इसलिए आ जाता कि कोई 1 घंटा पहले चीनी शक्कर खा के गया तो उसका तो बड़ा हुआ आएगा, वो रैंडम है। रैंडम का मतलब कभी भी करा लो, कब खाया कब नहीं, उसके बाद है, खाली पेट है, कोई मतलब नहीं है। तो अप टू 200 उसको इंडिकेशन के लिए मान लेते हैं। नॉर्मल लोगों में ये रेंज आती है। प्री डायबिटीज में इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जाता। फास्टिंग शुगर है जो नॉर्मल लोगों में 100 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए या 100 तक रहना चाहिए, और प्री डायबिटीज में 100 से 125, इससे ऊपर है तो समझो कहीं गड़बड़ है। और 1.5 से 2 घंटे पोस्ट पेरेंडियल जो पीपी शुगर करवाते हैं हम लोग। आजकल ये जो मशीन मैं दिखा रहा हूं, ये सुविधा के लिए चली है, ये प्रॉपर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े, ये एक इंडिकेटिव है कि जिसने रोज करनी है, महीने में 30 दिन करनी है या 20 दिन करनी है, वो एक इंडिकेशन है। प्रॉपर तो वही होता है जो टेस्ट लैब के अंदर होता है इसका। उसके 140 से कम आए तो समझो वो नॉर्मल है, और 140 से 200 तक आए तो प्री डायबिटीज माना जा सकता है। लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो आंकड़े हैं ना, इसको बिल्कुल एक लकीर मत मान लेना, ये मापदंड नहीं है, ये इंडिकेटिव है सारा। बाकी रीजन के अनुसार, कम्युनिटी के अनुसार, एथनिसिटी के अनुसार, आप किस रेस से हैं, किस देश के हैं, किस रीजन में रहते हैं, क्या खाना पीना आपके ट्रेडिशन में, उसके अनुसार ये वेरिएशन होता है। और लैब की जो मशीनें हैं, जो मेथड है, वो भी वेरिएशन करते हैं थोड़ा सा। तो एक इंडिकेटिव है ये। तो धन्यवाद बहुत बहुत। मैं समझता हूं कि, और अनिल वर्मा जी का धन्यवाद, योग क्लास खरड़ में लेते हैं जो, और चंडीगढ़ स्टेट अभी करवा रहा है इसको। मैं डॉक्टर राजेश चोटा, आरोग्य भारती की ओर से मैंने ये प्रेजेंटेशन किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी को, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा 1-1, 2-2 मिनट पांडे जी और
आहूजा जी भी प्रकट हुए, इनके दर्शन नहीं हुए वर्षों से, तो थोड़ा थोड़ा वक्तव्य। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप कहाँ पे हैं पांडे जी? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नया गांव। हाँ जी, अभी आरोग्य भारती का भी शुरू हुआ है वहां पे, अपने नया गांव में। तो कभी मिलेंगे। और पांडे लोग तो वैसे भी, देखिए मेरे बहुत से मित्र पांडे हैं और सभी विद्वान हैं, तो मैं आपको नतमस्तक हूँ। पांडे लोग तो वैसे ही। तो आप थोड़ा योग आसनों के बारे में 1 मिनट, हमें भी कुछ पता चले क्या ऐड हो सकता है इसमें, और डायबिटीज की दृष्टि से। इसमें अदर एंड की आवाज नहीं आ रही, तो कृपया मैं अभी जो भी बात करूंगा आप सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। अभी आप, जी जी, नमस्ते नमस्ते जी, धन्यवाद। अच्छा, आप आए थे वहां पे? वेरी गुड। ओके ओके, हरियाणा की टीम तो मेरे साथ ही गई थी यहाँ से। ओके। हाँ जी हाँ जी, मैं पंजाब की तरफ से था, लेकिन हरियाणा के मित्र पहले
एनीवे पूछिए क्या पूछना चाहती है। आमा, यस, आम, आम। हाँ जी, आम। इसको आमा इंग्लिश, आमा का अर्थ है आम। आम एक कफज पदार्थ इसको कह सकते हैं, जिसको आप म्यूकस कह सकते हैं। म्यूकस, ये आमा इसलिए लिखना पड़ता है। वैसे मैं अपने वक्तव्यों में हमेशा डबल ए एम लिखता था पहले, लेकिन क्योंकि जब विदेश में जाता है तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आमा शब्द आमतौर पे लिटरेचर में लिखा हुआ मिलता है, जितना भी वेलनेस का और ये सब जाता है, तो इसलिए आमा लिखा गया इसमें। आम का अर्थ है जठराग्नि जब मंद हो जाए, उसकी वजह से स्लगिशनेस जो आ गई बॉडी के अंदर, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, तो शरीर में एक म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो आंतों से आमतौर पे शुरू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। धीरे धीरे वो व्यापक होते होते ब्लड के जरिए और भी कई जगह फैल जाता है। उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और शुरू में, प्रारंभ में लेजीनेस होना, जमाई आते रहना, किसी को कुछ कफ के रोग हो जाना, ये सारा मतलब कफज स्वरूप का एक रोग है। इसको आमा बोलते हैं, म्यूकस मान लीजिए आप इसको सरल शब्दों में। आमाशय, तो आमाशय में तो है ही डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कोठा है, जठराग्नि, जठराग्नि मंद हुई, जठर मीन्स आमाशय, तो आम रस की उत्पत्ति होती है। आम रस बोलते हैं इसको। आम रस खाने वाला नहीं जो गुजरात में खाते हैं, आम रस की उत्पत्ति। इसके लिए आप कोई भी शरीर क्रिया विज्ञान वगैरह पढ़े, उसमें पता लग जाएगा। जी। ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, इसको टाइप 1 भी मान लेता है। टर्मिनल का मतलब जिसके अब आगे कुछ नहीं। तो टाइप 1 इसलिए कि बच्चे जैसे पैदा, उसमें इंसुलिन है ही नहीं, बीटा सेल्स और लैंगर्जन है नहीं, या बाद में किसी वजह से 8-10 साल का या बड़े का डैमेज हो गए पूरी, उसमें इंसुलिन है ही नहीं, बनने वाला का कोई सीन ही नहीं है। तो और ये वंशानुगत भी होता है। तो ये 2-3 सीन है जिसमें वो कम मिलता है, लेकिन होता है। टाइप 1 बच्चों में अधिक मिलता है। टर्मिनल कंडीशन, टाइप तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी। टर्मिनल एक टाइप माना गया है। मतलब टर्मिनल इसकी स्टेज 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 मान लो, यस। बहुत रेयर क्योर होते हैं, बहुत रेयर क्योर होते हैं। हाँ, देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, सबके काम आएगा। मैंने पहले ही बताया, पहली बात तो खुद निर्णय नहीं लेने। अगर मुझे कोई रोग होता है और मैं आधुनिक चिकित्सा लूं, तो मैं हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लूंगा, अपना ज्ञान नहीं लगाऊंगा। कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान नहीं लगाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद की मेडिसिन तो एक आधी बार छोड़ भी दे, लेकिन एलोपैथी की मेडिसिन अगर नुकसान कर गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो एक्सपर्ट की सलाह लें, पहली बात। मैं तो ये कहूंगा कि अगर साथ में इतनी जो हमने बातें करी हैं, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे प्रयोग करते रहें, उसके साथ आप भले ही एलोपैथी की, धीरे धीरे आपकी इतनी कंट्रोल में आ जाएगी। डॉक्टर साहब जो भी आपके होंगे आधुनिक चिकित्सक, वो आपकी डोसेज कम करेंगे, आप उसको और ज्यादा आगे चलाएं, तो हो सकता है नॉर्मल आ जाए। तो डॉक्टर साहब अगर सही तरीके से आपको सलाह दे रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सभी लोग गलत सलाह नहीं देते, बहुत कम होते जो गलत सलाह देते। सही डॉक्टर तो आपको रिमूव भी कर देंगे उस दवाई को। आमतौर पे माना जाता है ये ठीक नहीं होती। उस पर बहुत बड़ा कारण है हमारे स्वयं के इनडिसिप्लिन का। हम लोग अनुशासित नहीं रहते, समोसे भी खा लेंगे। मैंने अपने मित्र देखे हैं, घर में तो दवाई खा रहे हैं, बाहर गुलाब जामुने पेल रहे हैं जाके। क्या करोगे, जितनी मर्जी गोलियां खा लो। तो नॉर्मल आ गया
तो उसके और पैरामीटर्स क्या है वो चिकित्सक डिसाइड करेगा। हम एक लाइन में इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि और पैरामीटर भी तो है ना बॉडी के अंदर। लिवर का फंक्शन कैसा हो रहा है, दूसरे फंक्शन कैसे हैं, वो सब ठीक है तो उस दवाई की डोसेज अपने आप ही कम होगी। लेकिन वो सिस्टमेटिक विड्रॉल होता है उसका, एकदम नहीं कि 6 महीने से खा रहे एकदम बंद कर दी भाई मैं तो ठीक हूं, वो गलत होता है। डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई और मिर्गी की दवाई ये कभी मिस नहीं करनी चाहिए एलोपैथी के अनुसार। ठीक है जी, अभी दूसरों को चांस दीजिए। ओके ओके, बहुत अच्छा, ये तो मेरा समाधान कर दिया आपने। मैं समझता था सारी उम्र तो हम लेडीज फिंगर बोलते रहे, ये ओकरा कहां से आ गया, तो आपने निवारण कर दिया। हाँ, हमें नहीं मालूम था। मुझे करीब ये पहली बार ये स्लाइड मैंने 2020 में बनाई थी, अमेंडमेंट होते रहते हैं इसके अंदर टाइम टू टाइम, तब मेरे को ये शब्द आया था प्रचलन में मेरे दिमाग में, नहीं तो पहले मुझे मालूम नहीं था। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, क्या 60 से 80 के बीच में? ये तो हाइपो की तरफ जा रही है। अब उसका कारण है वो जहां से आप चिकित्सा ले रहे हैं उनको आपकी हिस्ट्री मालूम होगी, क्योंकि अभी हिस्ट्री लेने लगेंगे तो वो सार्वजनिक तौर पे करनी भी नहीं चाहिए बात, और वो हिस्ट्री मालूम हो तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। 60 से 80 तो खतरा है उसके अंदर, आप दवाई भी खाई जा रहे हो, डाउन भी जाई जा रही है। हाँ जी, हाँ वही बात आ गई ना, अभी ये रोहिणी जी ने जो बात उनके साथ कर रहे थे वही बात आ गई। जांच का विषय होता है कि क्या, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या खराबी, लिवर फंक्शन टेस्ट पे क्या खराबी, बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए बात वही है, अभी ये मैडम बॉटनी वाली मिल गई, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। शब्द भिंडी तो अपनी जगह खरी है, चाहे लेडी फिंगर बोलो, ओकरा बोलो, कुछ और बोलो। अभी ये ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ये एक आधुनिक युग की देन है, एक मार्ग है ढूंढने का। बीमारी अपनी जगह पे है, उसको कोई वातिक रोग बोल लेगा, कोई पित्तज बोल लेगा, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो मॉडर्न में अलग हो जाती है। लक्षण तो जिसके हैं वो भुगत रहा अपनी जगह पे। तो आप इसका 60 to 80 अगर है तो चूके मत, उसको डॉक्टर से जरूर सलाह रखिए, जिस भी डॉक्टर से आप, अगर आपको लगता है कि संतुष्ट नहीं है तो सेकेंड ओपिनियन लीजिए कहीं पे, लेकिन रिस्क मत लीजिए इसमें। जी, और कोई? गणेश जी, मीना जी। जी, देखिए जी, मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ लोग देखे हैं। जब मैं राजस्थान में था तो मैंने अपने सामने देखा, नाभि को बांधने का काम करते थे कुछ लोग, लेकिन आधुनिक चिकित्सक इसको नहीं मानते, और आयुर्वेद के कॉलेज में भी हमने इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन ये ट्रेडिशनल चिकित्सा इसकी जरूर होती है। और मैंने जी, इसके लिए कुछ करनाल में डॉक्टर्स हैं, आप ऑनलाइन देखना, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। डॉक्टर्स नहीं है वो, ट्रेडिशनल चिकित्सक हैं, मान्यता प्राप्त डॉक्टर नहीं है शायद, लेकिन पतंजलि में भी होता है ये। जैसे वो श्रृंगी भी लगाते हैं, नाड़ी, ये नाभि का भी कर रहे, तो सबसे बढ़िया कि वहां के जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके उनसे सलाह लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा।
ये एक्चुअली ये हर्निया है, एक तरह का। हर्निया का मतलब अपनी जगह से हिल जाना, जैसे अम्लाइकल हर्निया बोल सकते हैं इसको, इंग्वाइनल हर्निया होता है, और भी कई तरह के हर्निएशन है, कई तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा सर्जिकल मैटर भी है। तो जो सिद्ध हस्त योगासन करने वाले हैं उनके साथ रह के ये प्रयोग करें। कई बार हर्निएशन अधिक हो जाए तो इमरजेंसी भी क्रिएट हो सकती है। तो मेरा तो निवेदन यही है जी। आगे कोई है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, पहले भी डाल दिया था। वो आप फेस, हाँ डाला हुआ, आप शेयर कर लेना आपस में। ठीक है जी। पीसीओएस वैसे ही नाम है उसका, पीसीओ है। हाँ जी, हाँ जी, सब जगह डाल दिया, जहां मर्जी खोज लो उसको। डॉक्टर राजेश चंद्र फेसबुक पे खोल लेना, उसमें आ जाएगा डॉक्टर राजेश चंद्र करके। ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। लेकिन टॉपिक का तभी फायदा है, लोगों को गाइड भी करें, खुद भी गाइड हो। आहार विहार, योग प्राणायाम, और योग तो इतनी बड़ी कला है। मैं तो नतमस्तक हूँ आप सबको, आप करते हैं रेगुलर, और पांडे जी जैसे लोग बैठे हैं जो करवाते हैं, तो करना चाहिए। आज अपना विचार तक भी बदल जाते हैं। ठीक है जी। मेरे ख्याल जी, इसमें एक आरोग्य भारती की ओर से, अभी वो मैडम कहाँ गए, जो अम्बाला से कहाँ से जुड़े हुए हैं, एक शांति मंत्र आरोग्य भारती का। रोहिणी जी, आप बोलिए साथ साथ। आरोग्य भारती का आप करते होंगे अटेंड, शांति मंत्र। ये है तो, हाँ जी, वो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता कुछ हमारे भी सतविंदर जी भी आ गए हैं, ये आरोग्य भारती संगरूर से जुड़ गए। नमस्ते सतविंदर जी, बहुत लेट आए आप शुरू से जुड़े हुए हो? अच्छा, अभी अभी बाद में, अभी अभी प्लीज कोई बात नहीं करेगा अभी। अभी शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, थैंक यू। अभी अभी कोई बात करना चाहता तो कर ले, वैसे तो शांति पाठ के बाद स्थगित हो जाता है। पर रोहिणी जी हैं, सतविंदर जी हैं, कोई भी जो बाद में जुड़े हैं। हाँ जी, जी जी। सतविंदर जी, आप कब जुड़े थे? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका एक नोट बना लेना छोटा सा, वो डाल देना आरोग्य भारती में भी। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब रोहिणी जी भी हैं और सारे पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी। पांडे जी जो नया गांव में रहते हैं, पांडे जी हमारी चंडीगढ़ में आरोग्य भारती का भी संजीवन जी आए थे, एक निखिल जी है, पता नहीं यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने या नहीं। तो उन लोगों ने भी वहां पे आरोग्य भारती का भी किया था। तो कभी मैं कहूंगा आपसे मुलाकात करें, तो आप अपना, जी, अनिल जी के थ्रू नंबर ले लूंगा आपका मैं। और रोहिणी जी भी, आप भी आरोग्य भारती हरियाणा में है ग्रुप में आप, रोहिणी जी? हाँ ठीक है, मैं उसमें
उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि पहले मैं पंचकूला शाखा में था, फिर मेरा स्थानांतरण वहां कर दिया था पंजाब में, क्योंकि पंजाब में रहता हूं मैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। हाँ, कमल कौशल जी, कमल कौशल जी ने हाथ खड़ा किया। अच्छा ठीक है, हो गई। पतंजलि कहाँ पे है? सब जगह ऐसे, आरोग्य भारती सब जगह। ठीक है, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ में आपको दे देंगे। आप ये अनिल जी का इवेंट कैसे करें, और जो पतंजलि भी करता है, तो दोनों का ध्येय एक ही है। ठीक है जी। सतेंद्र जी, एक दिन आरोग्य भारती का भी, ये मैडम रोहिणी जी आ जाए, हर्ब्स के बारे में अच्छी जानकारी है इनकी, और भी सभी लोग आ सकते हैं। एक वेबिनार ही कर लो संगरूर में, और पंचकर्मा के चिकित्सक भी मिल जाए उसमें, आप सब लोग। तो हम पंचकर्मा की बात, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, क्लींजिंग की बात हुई अभी। नहीं, आप जरूर करो। आप तो अपना ग्रुप बना के क्रिएट करो। आप कहाँ पे हैं कांता जी? डेरा बस्सी में? डेरा बस्सी तो हमारे, देखिए, जी बिल्कुल दे देंगे। हाँ बिल्कुल देते हैं। मैं आपको कहूँ, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं डेरा बस्सी में, ये बताइए। अरे अजीत, अजीत अजीत जी कराते हैं? अजीत सिरोही, अजीत सिरोही, नहीं हरीश जी भी कराते होंगे। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। आरोग्य भारती का भी आपको कभी, वहां पे हमारे जीरकपुर के अंडर ही आता है, मोहाली के अंडर ही आता है वो भी। अभी क्या होता है कि अपने हिसाब से सबके रीजन बने हुए हैं, जैसे अभी चंडीगढ़ स्टेट है पतंजलि की, तो चंडीगढ़ वैसे स्टेट नहीं है। तो ठीक है, इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये मैम, ये सेशन तो अभी हर्ब के बारे में रोहिणी जी बहुत अच्छा दे सकती है, शी इज पीएचडी। हाँ, तो क्योंकि हमारे कुछ आरोग्य भारती के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, आज सुंदर जी से भी बात हुई थी। जी जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। जी, थैंक यू, धन्यवाद।